वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। मैंने एक चीज़ छोड़ी है, एक पेज पे आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और मेलेग्निन मेलानोमा लिखा हुआ है, वो आपकी लेवल का नहीं है, मैंने इसलिए उस चीज़ को छोड़ दिया है। अब अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम की, तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर आते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम देख रहे होते हैं, वो होती हैं एलर्जीज़। ये एलर्जी होती क्या है? असल में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी सब्सटेंस के खिलाफ हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस दिखाए, मतलब रेस्पॉन्स जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाए, जबकि वो चीज़ इतनी हार्मफुल भी नहीं होती, वो हार्मलेस होती है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, लेकिन उस चीज़ के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? कुछ जेनेटिकली फैक्टर्स की वजह से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलर्जी। उन चीज़ों के अगेंस्ट जिनके वो चीज़ें जिनके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा होता है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं एलर्जेंस। अब क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है? जैसे ही एलर्जिन इंटर होती है उन जेनेटिकली सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स में, तो वो एलर्जिन एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होती है वो मास्ट सेल और बेसोफिल पे अटैच होती है। जब वो एलर्जिन दूसरी बार आएगी तो वो इस एंटीबॉडी से मिलके इन दोनों सेल में से, मास्ट सेल और बेसोफिल में से, एक चीज़ रिलीज़ करवाएगी जिसको हम बोलते हैं हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन ही है जो कि मेजर एलर्जीज़ के सिम्पटम करवा रही होती है। मेनली जैसे इचिंग होती है एलर्जीज़ में, तो ये हिस्टामीन की वजह से हो रही होती है। अब अगर हम बात करें एलर्जी के एग्ज़ाम्पल्स की, तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है। नॉर्मली तो वो उसको फ्लू बोलते हैं, वो एक रिनाइटिस नहीं होती, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा होती हो, किसी डस्ट के बाद उसको फ्लू और कफ़ वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम रिनाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा आपने अस्थमा तो सुना होगा, जिसको हम दमे की बीमारी भी बोलते हैं। उसके अलावा डर्मेटाइटिस ये एक स्किन की कंडीशन है। हाइव्स भी एक, मतलब किसी चीज़ की, किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से क्या हो जाते हैं, स्किन में जो है ना ब्लब्स बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइव्स। अब अगर हम बात करें सिम्पटम्स ऑफ एलर्जीज़ की, तो मोस्टली जो आपने सिम्पटम देखे होंगे एलर्जी वाले पेशेंट्स में, वो आपने देखा होगा रनी नोज़, नज़ला, सोर थ्रोट जिसमें गले की ख़ारिश हो गई, स्नीज़िंग हो गई, कफ़ हो गई, ये जो है ना मोस्ट कॉमनली आपके रिनाइटिस में मिलते हैं और ये कॉमन सिम्पटम होते हैं एलर्जी के। एलर्जी वाले पेशेंट्स में हम मोस्ट कॉमनली कुछ ड्रग्स देते हैं, उन ड्रग्स को बोला जाता है एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। वो एंटी हिस्टामीन क्यों देते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एलर्जी के सिम्पटम होते हैं वो हिस्टामीन की वजह से होते हैं। इस वजह से हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं वो हिस्टामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपने अभी जो इरा चल रहा है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ का इरा चल रहा है। इतनी ऑटोइम्यून डिजीज़ कॉमन हो गई हैं कि आपकी सोचिए। अब इसमें होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है अपने ही टिश्यूज़ को पहचानने में। जब वो अपने ही टिश्यूज़ को पहचानने में फ़ेल होगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे अपने ही टिश्यूज़ पे अटैक करना शुरू कर देगा। जब वो अटैक करेगा तो कोई ना कोई डिज़ीज़ होगी। इन डिज़ीज़ेज़ को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो मतलब हमारा अपना ही सिस्टम, अपने ही इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ पे एक्ट कर रहा है और डिज़ीज़ करवा रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़। अगर आपके कॉमन एग्जांपल देखे जाएँ तो आपने देखा होगा कि किन-किन पेशेंट्स में डायबिटीज़ जो होती है वो बचपन से होती है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। वो भी एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस जो कि आपने जॉइंट्स की एक डिज़ीज़ देखी होगी, ये भी कॉमनली है आजकल, ये भी एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में वो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन किसे बोला जाता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब एक होता है डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। डोनर वो होता है जो कि ऑर्गन दे रहा हो, वो टिश्यू दे रहा हो, और रिसिपिएंट वो होता है जो कि रिसीव कर रहा हो।
अब रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो उस ट्रांसप्लांटेड आर्गन को पहचान ले कि ये तो बाहर की चीज़ है, ये बाहर का आर्गन है, तो फिर उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम रिसिपिएंट का क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती क्यों है? असल में क्या होता है, वो जो डोनर टिश्यू या डोनर आर्गन हम दे रहे होते हैं, उसमें से डेंड्राइटिक सेल्स माइग्रेट होके रिसिपिएंट में आके रिसिपिएंट के हेल्पर टी सेल्स को एक्टिव कर लेते हैं। जब हेल्पर टी सेल एक्टिव होंगे, प्रीवियसली मैंने लेक्चर में समझाया आपको, तो वो फिर इंट्रॉन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और उसके अलावा प्लाज्मा बी सेल्स को एक्टिव करेंगे, जिसमें से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और साइटोटॉक्सिक टी सेल इंट्रॉन जो है उन सेल्स को किल करने की कोशिश करेगा जो कि आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके। फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जो कॉमनली ट्रांसप्लांटेड आर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, हम कर रहे होते हैं, वो होते हैं लिवर, किडनीज और स्किन, पोर्शन ऑफ स्किन। अब क्या होता है कि जब भी आर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसके साथ कुछ ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उस डोनर उस रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सप्रेस हो, ताकि वो डोनर के टिश्यूज़ पे एक्ट ना करे, उसको किल ना करे। उन ड्रग्स को कहा जाता है इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स, ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम हो। इसके बाद अगर मैं आपको आपके बुक में जो एक्सरसाइज में बीसीक्यूज़ हैं वो समझाऊं एक एक करके, तो सबसे पहला जो बीसीक्यू है वो है कि स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए इम्यूनिटी, ऑप्शन बी इम्यून रिस्पांस, ऑप्शन सी इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मैंने ये प्रीवियसली डेफिनेशन बताई थी कि जब इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। मैंने आपको प्रीवियसली समझाया है कि जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, और इन्नेट इम्यून सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो मतलब इसमें जो एक चीज़ बची बाकी वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि स्पेसिफिक होती है, जो कि हमारा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम बना रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो उसमें क्या है, फॉलोइंग सर्व एज अ फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर इनमें से कौन सा है? फिजिकल बैरियर इनमें से म्यूकस मेम्ब्रेन है। बाकी HCl और सलाइवा जो हैं वो बायोकेमिकल बैरियर्स हैं। मैक्रोफेज तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चौथे क्वेश्चन की, तो वो बोलता है अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बैरियर। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फिजिकल और बायोकेमिकल बैरियर दोनों होते हैं, बोथ ए एंड बी। क्योंकि फिजिकल बैरियर म्यूकोसा आपको पता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, और उसके अलावा बायोकेमिकल बैरियर्स जैसे HCl हो गया, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें फिजिकल बैरियर भी हो गया, बायोकेमिकल बैरियर भी हो गया। उसके बाद अगर मैं ये क्वेश्चन समझाऊं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो मैंने समझाया था कि न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस करवाता है, मैक्रोफेज भी फेगोसाइटोसिस करवाता है, और उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी समवाट थोड़ा सा फेगोसाइटोसिस में रोल है उनका भी। तो मतलब न्यूट्रोफिल भी सही है, मैक्रोफेज भी सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। मैंने आपको समझाया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे बॉडी में तीन होते हैं, एक मैक्रोफेज, दूसरे डेंड्राइटिक सेल और तीसरे बी सेल्स। अब इसमें देखो मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही जो होगा वो होगा न्यूट्रोफिल, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट इन्वॉल्व। उसके बाद सातवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल अदर देन मैक्रोफेजेस। मैंने आपको समझाया था कि एक रिसेप्टर होते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल और प्लेटिलेट्स के ऊपर, उन रिसेप्टर को कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी क्लास 1 रिसेप्टर्स, MHC क्लास 1। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है। अब उसके बाद
आठवां क्वेश्चन है कि एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन इलिसिट और स्टिमुलेट इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड। मैंने ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एंटीजन की। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे बॉडी में आके हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसके बाद नवा क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू हर फीटस। तो मैंने ये जब इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ाए थे तो उनमें आपको बताया था कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि एंटीबॉडीज़ आर सीक्रेटेड बाय, अगर आपके पास प्लाज्मा सेल और बी सेल दोनों ऑप्शन हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि जब बी सेल एक्टिव होते हैं तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उन प्लाज्मा सेल्स में से एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं। तो ये है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो इम्यूनिटी में से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।